कॉमरेड्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हमारा अगला चैप्टर, अगला एपिसोड जो है कि हमारा विश्व भूगोल चैप्टर चल रहा है। तो उसमें अब हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद विकास क्रम कैसा चला है और पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए कितने प्रकार की परिसंकल्पनाएं गठित की गई हैं, ऐसा कैसा माना गया है कि यार ऐसा ऐसा हुआ होगा। ठीक है, जहां तक कि मेरा जो दूसरा वीडियो डला हुआ है किसमें विश्व भूगोल में, वहां पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में पूरी चर्चाएं कर ली गई, बिग बैंग थ्योरी के संबंध में, है ना। तो आपने प्रीवियस वीडियोस तो देख ही लिए होंगे, तो वहां पे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हमने पढ़ चुके थे। ठीक है, उसी ब्रह्मांड की उत्पत्ति पे मैंने पूरा की पूरा बिग बैंग थ्योरी से लेकर जितनी भी परिसंकल्पनाएं वहां पर लागू की गई थी बताई गई है, और जो आज भी प्रचलित है जो मत है उन सब पे मैंने पहले पूर्व में चर्चा कर चुका हूं। ठीक, उसी के आगे अब हम क्या पढ़ने वाले, पृथ्वी की उत्पत्ति। किसकी? पृथ्वी की उत्पत्ति क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि पृथ्वी ही पूरे ग्रहों में एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है और हम सब वहां पर ही रहते हैं। तो बिल्कुल हमारा फर्ज बनता है कि हमको यह पता होना चाहिए कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई। अब यहां पृथ्वी शब्द बार बार नहीं आएगा कॉन्सेप्ट में, क्या आएगा बार बार बीच में? ग्रह ही आएंगे, क्योंकि पृथ्वी भी क्या है, एक ग्रह है। ठीक है, तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना। बहुत जोरदार कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की देर है, तो एक बार समझ ली मजा आ जाएगा। बने रहे लास्ट तक के, इतनी गजब गजब की जानकारी मिलेगी, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। तो पृथ्वी की उत्पत्ति, विकास एवं परिसंकल्पनाएं, तो कोई एकदम से ऐसा नहीं हो गया। तो इसको पढ़ने के लिए क्या किया गया, दो भागों में विभक्त कर लेते हैं। एक तो आरंभिक कोई परिसंकल्पनाएं रहेंगी और जो वर्तमान और आधुनिक काल जो चल रहा है, दो। तो हम इसको पढ़ने के लिए क्या करें, दो भागों में विभक्त कर लेते हैं। ठीक है, तो आरंभिक और वर्तमान में जो चल रहा है हमारा आधुनिक। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या किया गया है, इसको बांटा गया दो भागों में। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रीक यूनान जो है वहां के जो विद्वान थे, कौन कौन विद्वान, एक तो थेल्स हो गए, ठीक है, एनके जीनेमेज, ठीक, एनके जीमेज, ठीक, एक एनके जीमेज हो गए, पाइथागोरस हो गए, और कौन, हेराक्लिटस। ठीक, ये जो चार लोग हैं ये कहां से संबंधित है, ग्रीक यूनान के। ठीक है, इन्हीं लोगों ने सबसे पहले आरंभ में सबसे पहले जो संकल्पनाएं दी थी इन्हीं लोगों ने दी थी। अब इन लोगों ने जो सारी संकल्पना दी थी, ठीक, इन लोगों ने जो अर्लियर बताया था, ठीक, आरंभिक दृष्टिकोण की पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई होगी, तो इन लोगों के जो मत थे किसी एक तत्व विशेष पर निर्भर थे। वो तत्व क्या हो सकते हैं, जिनसे हमारी पढ़ते हम तो शक्तिमान देखते थे, तो उसमें आता था कि हमारी बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बनी है। ठीक है ना, तो उसी टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट है इनका। तो यहां पर जो व्यक्ति हुए हैं वो कौन कौन हुए हैं, पहले उनके नाम देख लिया आपने। सबसे पहला कौन, थेल्स। तो थेल्स जो थे विद्वान, ग्रीक यूनान के विद्वान थे, उन्होंने अपना मत दिया कि भाई पृथ्वी की जो उत्पत्ति है, अभी में पृथ्वी की उत्पत्ति है, ठीक, उन्होंने बताया यार जल से हुई है। और इनका जो सिद्धांत था कैसा था, एक तत्व था। किसका था, एक तत्ववादी था। ठीक है, तो एक तत्व पे डिपेंड था, और उन्होंने क्या कहा कि भैया ये जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, जल मात्र से हुई है। ठीक है, इनका कहना यह आ रहा था कि भैया जल से ही सभी उत्पत्ति हुई है और सभी चीजें एक समय आएगा कि जल में ही क्या हो जाएगी, विलीन हो जाएगी। इन लोगों का ऐसा मानना था, इन लोगों ने अपने मत दिए और ऐसा विचार रखे, ये उनकी विचारधारा है, उन्होंने बताया। हमको वही पढ़ना है कि स्टार्ट कहां से हुई कहानी। तो यहां से स्टार्ट हुई, कहां से स्टार्ट हुई, एक तत्व मात्र जल से। किससे उत्पत्ति हुई है पृथ्वी की, ऐसा कहना है इनका कि जल से हुई है। अभी पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लास्ट तक के कि ये जल से कहानी शुरू होकर कहां कहां तक जाती है। क्लियर? ठीक है, और आपने बिग बैंग थ्योरी तो पढ़ा ही है, ठीक, नहीं पढ़ा होगा तो पहले वो पढ़े, सीरियल से पढ़ते हुए आए, बिल्कुल मैंने लिंक वाइज वीडियो डाला हुआ है। ठीक है, तो बहुत मजा आएगा। आते हैं आगे। तो एक तत्व सिद्धांत किसका था, थेल्स का था। क्लियर? इसी के बाद क्या हुआ, इन्होंने ऐसा बताया जल से हुई और जल में ही विलीन हो जाना है। ठीक, इन लोगों ने आगे कोई ऐसा अलग से निष्कर्ष निकाल के नहीं दिया जो इनके सिद्धांतों को माना जाए। इसीलिए तो इसके बाद भी क्या हुआ है, ये जो चीजें चली आ रही हैं अभी तक के, अब इनको भी ऐसा बेकार नहीं समझ सकते हम ना इनको। क्यों? क्योंकि जो प्रारंभिक विचारधारा थी और जो वर्तमान विचारधारा है, उत्तरवादी विचारधारा है, तो पहली विचारधारा ही जो है, अभी की जो वर्तमान विचारधारा है, जो संकल्पनाएं बनी हुई हैं, वो कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा, वो उनकी एक प्रेरणा का स्रोत है। तो जब ही तो इनका जन्म हुआ, ठीक है, तो वो भी अपना महत्व रखते हैं अपने स्थान पर, तो हमको वो भी जानना बहुत जरूरी है। आगे बढ़े। एनके जीमेज, कौन, एनके जीमेज। एनके जीमेज जी का जो कहना था, ये बहुतत्व थे,
ये बहुतत्ववादी विचारधारा रखते थे, मतलब एक तत्व पे डिपेंड नहीं थे, बहुतत्व थे। इनने कहे कि भैया पहले वायु, वायु से अग्नि की उत्पत्ति और अग्नि से जल, और इसी प्रकार मिलकर क्या बना, पृथ्वी और अन्य ग्रहों की क्या हुई, व्युत्पत्ति हुई। तो इनका मानना है कि पृथ्वी की व्युत्पत्ति कैसी हुई है, बहुतत्ववादी है। इनकी विचारधारा थी बहुतत्ववादी। क्लियर? ये पूरे कहां के हैं, ग्रीक और यूनान के विद्वान है, इनका मानना है ऐसा, ये मैं नहीं कह रहा, ये सब जानते हैं। कोयले की खान में हीरे को पहचानते हैं, तो मैं वही बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं, क्लियर रहना है हमको। क्लियर? आगे बढ़े। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। एन के जी मेज ने क्या कह दी भैया, ये तो जी मेज, आप कभी भी मेज देखोगे तो वहां एक दो चीज नहीं रखी थी, बहुत सारी चीज रखी रहती। कैसी रखी थी, बहुत सारी। तो बहुत तत्ववादी किसके थे, एन के जी मेज के। ठीक है, तो मेज पे बहुत सारी चीज रखी रहती है, तो बहुत सारी जो वही याद रखना। ठीक है, ठीक। थैले में जल ले लो आप अभी, ठीक, एकमात्र चीज। तो थैल्स जल्स, थैल्स जल्स। ठीक, आगे पाइथागोरस, पाइथागोरस। ठीक, पाइथा, ये पाइथागोरस, ऐसा लग रहा है ना, पाई में गो का रस निकाल लिए। ठीक, तो अभी बढ़ते हैं आगे। पाइथागोरस ने क्या कहा कि सभी पदार्थ, जितने भी पृथ्वी पर पदार्थ हैं, जितने भी पदार्थ होंगे, वो जो पदार्थ है ना, उन्हीं का जो एक रूप है, जो एक रूप प्रदर्शित होता है, वही क्या है, ग्रह और पृथ्वी और ब्रह्मांड है। ठीक, ऐसा इनने बता दिए। मान के चलो अभी मैं जो बात बोल रहा हूं, क्लियर है? यहां तक क्लियर होते आ गए आप? ठीक है, तो इनने क्या बोले, पाइथागोरस वाला क्या बोल रहा है, पदार्थ, सभी पदार्थ, पाइथागोरस सभी पदार्थ। क्लियर? इसको इससे सेट करो। फिर क्या है, हेराक्लिटिस, है ना, हेराक्लिट्स। ठीक, हेराक्लिट्स जी आए और इनने क्या बोले, ये देखो, थैल्स जल, थैल्स कौन है, जल वाला है। एन की इमेज कौन सा है, वायु वाला। वायु से स्टार्ट करे इनने और जल पे खत्म करे, वायु से स्टार्ट करके जल पे खत्म करे। बीच में कौन आई थी, अग्नि। अब अग्नि तत्व रह गया था। तो हेराक्लिट्स वो बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, हेराक्लिट्स। ठीक, अग्नि। इनने बोले अग्नि से व्युत्पत्ति हुई है, अग्नि जल में परिवर्तित होती है, और जल क्या बन गया अपना, जल से वायु, और वायु के बाद ये जो चीज बनी वो क्या बनी, पृथ्वी। ऐसा इनका मानना है। ये आरंभिक विचारधारा थी, ये ऐसी ही है। इन लोगों ने कोई निष्कर्ष निकाल के नहीं दिया इसके बाद कि ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा जो इसको हम माने। ठीक है, तो इस प्रकार का द्वंद्व जो था चला आ रहा था। क्लियर? तो ये बना हुआ था बिल्कुल इसी टाइप से। क्या है, संसार में कुछ स्थायी नहीं है, इनका मानना था। इन लोगों के तत्व थे कि ये सब चीजें क्या है, एक चीज से बनकर दूसरी में क्या हो जा रही है, उसी में विलीन हो जा रही है। इस टाइप के कुछ इनके मत थे। ये यहां तक कि क्या रहा, कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करने के लिए उतना ज्यादा प्रयुक्त में नहीं रहा। इसी के चलते क्या हुआ, अब जो वर्तमान में क्या हुआ इसके बाद की बात करूं मैं, तो वर्तमान और आधुनिक विचारधारा आई। कौन सी आई, वर्तमान या आधुनिक विचारधारा। अभी ये जितनी थी पुरानी थी, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्तमान और आधुनिक। क्लियर? यहां तक कि क्लियर हो आप? अब इसी के हम आगे बढ़ते हैं। देखना, अब वर्तमान आधुनिक जो विचारधारा है वो किसी एक चीज पर डिपेंड नहीं थी। ये भी क्या की गई, दो भागों में विभक्त की गई। कौन कौन से, अद्वैतवादी और द्वैतवादी। अद्वैत और द्वैत, द्वैत दो। ठीक, द्वैत दो, किसी दो चीज पर निर्भर, किसी दो चीज पर डिपेंड होकर बात की जा रही है। अद्वैत मतलब जो दो ना हो, मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज पर बात की जा रही है। ठीक है, तो मैं इस पे भी चर्चा करूंगा, अभी इस पे बात करना है। तो वर्तमान और आधुनिक जो परिसंकल्पनाएं थी उनको दो भागों में विभक्त किया गया, और इन दोनों विचारधारा के लोग, कौन से, अद्वैतवादी विचारधारा के कुछ लोग हैं, कुछ विद्वान हैं, उन्होंने कुछ परिसंकल्पनाएं दी। कौन ने, एक कांट हो गए और एक लाप्लास हो गए। ठीक है, इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। लेकिन सबसे पहले यदि कहा जाए कि पृथ्वी के उत्पत्ति के संदर्भ में वर्तमान या आधुनिक विचारधारा दी गई, तो अद्वैतवादी दी गई, और अद्वैत में भी किसने दिया, काम्टे द बफन ने। किसने दिया, काम्टे द बफन ने। अब बात क्या हुई, अद्वैतवादी एग्जैक्टली शब्द जो है उसको समझे हम है क्या। तो यहां पर जो बात की गई है एकदम सिंपल ही वे में बात की गई, और क्या कहा गया कि एक ही वस्तु या एक ही पदार्थ, क्या बोला, एक वस्तु या पदार्थ से ही निर्मित है। एक ही वस्तु या एक पदार्थ से निर्मित है पृथ्वी। वो एक वस्तु एक पदार्थ क्या हो सकता है, तारा। तो एक ही तारे से निर्मित है। तो यहां जो पूरी परिसंकल्पना चलेगी अद्वैतवादी की, कांटे द बफन की, कांट की और
लाप्लास की, ये किस पे निर्भर है? सिर्फ एकमात्र चीज पर, एक वस्तु या एक पदार्थ पर। ठीक ऐसे ही वर्तमान और आधुनिक की जो दूसरी है द्वैतवादी, ये एक पर निर्भर ना होकर किन्हीं दो या दो से अधिक पदार्थों पर निर्भर है। ठीक है, तो ये इनके विचार मत जो रहेंगे उस पर हम अभी चर्चा करेंगे। अभी मैं जो अद्वैतवादी परिसंकल्पना थी कि यार पृथ्वी की उत्पत्ति किसी एकमात्र वस्तु या पदार्थ से हुई है। अब यहां वस्तु शब्द का मैं जो उपयोग कर रहा हूं मैं ऐसे हवा में नहीं कर रहा हूं, यहां पर वस्तु शब्द से संदर्भ किसका लिया गया है? ठीक है, वे आकाशीय पिंड, वे तारे, उनसे संबंधित है। ठीक है, तो विभिन्न आकाशीय पिंड, ठीक, तो उन्हीं में से जो एकमात्र कोई एक तारा होगा उसकी परिसंकल्पना पे पूरा की पूरा डिपेंडेंट है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट लेते हैं यहां पर कि अद्वैतवादी। तो सबसे पहले यदि किसी ने पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए आधुनिक अद्वैतवादी परिसंकल्पना दी थी तो काम्टे द बफन, क्या नाम है? काम्टे द बफन 1739, कब? 1739, और फ्रांस के, कहां के? फ्रांस के। तो फ्रांस के काम्टे द बफन ने 1739 में एक परिसंकल्पना दी और कहा कि हमारा जो धूमकेतु है, ठीक, तो सूर्य और धूमकेतु, ठीक, मान के चलो ये धूमकेतु, ठीक, और ये सूर्य, तो इन्होंने कहा कि काम्टे द बफन ने, इनकी परिसंकल्पना थी सूर्य एक तारा, ठीक, सूर्य एक तारा है, हाँ, तो वही वाली बात है कि धूमकेतु आके सूर्य से टकरा गए। धूमकेतु आके क्या हुआ? एक धूमकेतु सूर्य से आके टकरा गया और इसी टकराहट के बाद इस धूमकेतु के टुकड़े टुकड़े हो गए और यही टुकड़े ठंडे होकर ग्रहों में तब्दील हो गए और उन्हीं एक ग्रहों में से पृथ्वी भी एक ग्रह है। मैं पढ़ा क्या रहा हूं? पृथ्वी की उत्पत्ति। क्लियर है? समझ में आया? ये कांट की थ्योरी, ये कांट की परिसंकल्पना है, ये इसने बताया, कांट ने, किसने? सॉरी, काम्टे द बफन ने। ठीक, अब यहीं पर ये सबसे पहला व्यक्ति था। क्लियर है? यहां पर 1739 का काम्टे द बफन, फ्रांस। क्लियर? ओके, फिक्स कर लिए माइंड में। अब क्या होता है, इसी के बाद आगे बढ़ते हैं। ये पिक्चर पंचायत चलती रही, चलती रही, चलती रही, चलती रही। इसके बाद कांट की परिसंकल्पना आई और लाप्लास की। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट आईएमपी परिसंकल्पना है, ठीक, अद्वैतवाद के संबंध में। ठीक है, अद्वैतवादी पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो परिसंकल्पना, तो एक कांट की वायव्य राशि परिसंकल्पना और निहारिका परिसंकल्पना। क्लियर? तो पहले एक एक चीज समझना पड़ेगा, जब मजा आएगा। तो कांट कहां के? जर्मनी के 1755 में दी, लाप्लास फ्रांस के 1796 में दी। क्लियर है? 39, 55, 96, 1700 की सीरीज चल रही है। ओके, तो अब हम स्टार्ट लेते हैं यहां पर कि जो कांट की वायव्य राशि परिसंकल्पना थी जो जर्मनी के थे 1755 में, इन्होंने क्या किया? ठीक, मत दिया। यहां पे मत समझ गए? काम्टे द बफन का सूर्य था, धूमकेतु आके टकराया, धूमकेतु के बहुत सारे टुकड़े हुए और वही टुकड़े क्या हो गए? आगे चलकर ग्रह बन गए। एकदम इजी वे में सिंपली बता दिया। लेकिन यहीं पर अब हम आगे बढ़ेंगे और कांट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कांट की। ठीक है, तो मैं बोल तो रहा हूं कांट, बट डू। ओके, आगे कांट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कांट। तो यहां जो कहानी बनेगी किसकी बनेगी? कांट की बनेगी। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो कांट की जो पिक्चर थी, न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था उस पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? बिल्कुल शांतिपूर्वक एक बार में देख लिए, एक झटके में समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत होती रहेगी। अभी मैंने ब्रह्मांड पढ़ाता हुआ आ रहा हूं, बिल्कुल, तो मान के चलते हैं हम ये क्या बना दे रहा हूं मैं? पूरा ब्रह्मांड। ये बन गया पूरा ब्रह्मांड, मान लो गोल है ब्रह्मांड। ठीक, अब ब्रह्मांड में क्या है? छोटे छोटे कण है पूरे छोटे छोटे कण बगरा दे रहा हूं मैं। ये बगरा गए पूरे, और सारे छोटे छोटे कण हैं। ठीक है, ये कण बगर गए अपने, बिल्कुल बगरा दिया मैंने, पूरे कण बगर गए, देख लो बगर गए। अब क्या करते हैं? तो यहां पर जो भाई साहब कांट जी हैं, वो उनका क्या कहना आ रहा है? अभी मैं कांट की पिक्चर समझा रहा हूं, पूरा ध्यानपूर्वक सुनना और समझना है हमको, कुछ भी नहीं करना है। ठीक, तो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में छोटे छोटे कण उपस्थित है और ये जो कण हैं, ये इनकी विशेषता क्या है, इनके गुण क्या है, ये समझ लो। ये जो कण है एक एक, ये कठोर है, गतिहीन है, कठोर है, गतिहीन है, पिक्चर क्लियर करते चलना, और कैसे हैं? शीतल है, मतलब ठंडे। तो ये तीन प्रकार के गुण लिए हुए हैं। कौन? ब्रह्मांड में उपस्थित जो छोटे छोटे कण हैं, और इन्हीं कणों के साथ क्या होती है? गैसेस होती हैं। पक्का?
तो ये जो चीजें हैं बिल्कुल है। ठीक, अब क्या हुआ, न्यूटन ने बताया कि गुरुत्वाकर्षण के कारण, काय के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण अचानक क्या होता है इनमें, अभी यही शुरू किया, इनमें क्या करूं, है यहीं से, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण अचानक क्या होता है, ये एक दूसरे से टकराने लगते हैं, एक दूसरे से क्या होने लगते हैं, टकराने लगते हैं। और जैसे ही ये टकराते हैं, यहीं से किसको समझ में आता है, कांट को, और कांट बोलता है कि यहीं पर जो उत्पत्ति होती है भ्रमण गति की, किसकी, भ्रमण गति और ऊष्मा की उत्पत्ति। ये दो चीज की उत्पत्ति किसने बताया, कांट ने बताया कि भैया ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में छोटे छोटे जो कण हैं, वो कण गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, जो कि पहले कठोर थे, गतिहीन थे, शीतल थे, इनमें अचानक से क्या हुआ, गति, क्या है, गति, तो गति आई, मतलब ये क्या करने लगे, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण भ्रमण करने लगे, भ्रमण करने लगे, घूमने लगे और घूमने लगे और टकराने लगे, और टकराने से क्या उत्पन्न हुई, ऊष्मा, क्या उत्पन्न हुई, ऊष्मा। और जैसे ही ऊष्मा उत्पन्न हुई, जैसे ही ऊष्मा उत्पन्न हुई, तो कांट को क्या हो गया, ये समझ में आया, कांट को क्या, ये समझ में आया। और जैसे ही इतनी कहानी क्लियर होती है आपके माइंड में, उसके बाद क्या होता है, यहीं पर ये जो छोटे छोटे कण हैं, ये जो छोटे छोटे कण हैं, ये जो छोटे छोटे कण दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे कण, ये छोटे छोटे कण मिलकर एक बड़े कण का क्या कर लेते हैं, निर्माण। पक्का, तो छोटे कण मिलकर क्या बन जा रहे हैं, बड़े कण, छोटे छोटे कण मिलकर क्या बन गया, एक बड़ा कण, क्या बन गया, बड़ा कण। ठीक, तो बड़े कण बनते बनते ये बड़े कण ऐसे ही करके बहुत सारी जगह पे हुआ, ऐसे ही करके बहुत सारी जगह पर हुआ, ऐसे ही कर करके क्या हुआ, बहुत सारी जगहों पर हुआ। और ये बड़े कण आपस में मिल गए, आपस में मिल गए, आपस में मिल गए। और जैसे ही आपस में मिलते हैं, ये क्या, एक विशाल पिंड का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण कर लेते हैं, विशाल पिंड का। और जैसे ही एक विशाल पिंड का निर्माण होता है, जैसे ही एक विशाल पिंड का क्या होता है, निर्माण होता है, इसी के बाद क्या होता है, यह विशाल पिंड गैसीय पिंड का क्या ले लेते हैं, रूप ले लेते हैं, गैसीय पिंड का रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो देखना बिल्कुल छोटे छोटे जो कण थे वो बड़े कणों में तब्दील हुए, बड़े कण विशाल पिंडों में, और ये विशाल पिंड क्या बन गए, गैसीय पिंड। और जैसे ही ये गैसीय पिंड बनते हैं, इसको नाम क्या दे दिया गया, निहारिका। निहारिका मीन्स दैट जो बादल होते हैं, बादल किससे बनते हैं, विभिन्न धूल के कणों और गैसों से निर्मित एक बादली संरचना, और वही क्या हो जाती है, निहारिका। और यहीं से किसकी उत्पत्ति हुई, निहारिका की। तो अब ये जो छोटे छोटे कण थे, ये क्या बन गए, निहारिका। क्या बन गए, निहारिका। क्लियर है, निहारिका बनते तक के पिक्चर, यहां तक पिक्चर क्लियर हो गई होगी। तो अब देखो निहारिका में क्या होता है, ये वही छोटे छोटे कण हैं और मैंने निहारिका बना दिया। अब मैं यहीं पे निहारिका से आगे की बात बताता हूं, इसको मिटाता हूं और आप रुक के इसको देखें, मजा आ जाएगा। ठीक है, क्या होता है, आगे बढ़ते हैं हम। और जैसे ही ये गैसीय पिंड क्या बनते हैं, निहारिका बनते हैं। अच्छा, यहाँ लाप्लास की निहारिका परिसंकल्पना बिल्कुल थोड़ी सी उसी से अटैच्ड है, उस पर हम आगे बात करेंगे, उस पर परेशान मत हो, अभी मैं जो बोल रहा हूं उस पर फोकस रहो। बिल्कुल ठीक है। तो गैसीय पिंड क्या बन गए, किसी से क्या हुई, निहारिका की उत्पत्ति हुई, और मैंने निहारिका को कहां ले आया, ऊपर। तो निहारिका किसे कह रहे हैं हम, जो गैसीय पिंड बना है, विशाल गैसीय पिंड, वो क्या होगी, निहारिका। पिक्चर क्लियर। अब देखो, ब्रह्मांड था, छोटे कण थे, बड़े कण बने, बड़े कण से विशाल। ठीक है, पिक्चर क्लियर। मैंने बताया भ्रमण गति आ गई थी, ऊष्मा उत्सर्जित करने लगे थे, हाँ कर रहे थे बस। अब ये निहारिका जो बनी है, इसमें क्या होगा, अब आप खुद बताओ। ये क्या करेगी, तेज घूर्णन करेगी, तेज घूमेगी। इसके तेज घूमने के कारण क्या होगा, ये बड़ी एक निहारिका बन गई, और ये तेज क्या होगी, घूमेगी। और ये तेज घूमेगी तो इससे क्या होगा, फिर तेज घूमेगी तो ऊष्मा में क्या होगी, और वृद्धि होगी। ऊष्मा में वृद्धि होगी, जैसे ही ऊष्मा बढ़ेगी, ऊष्मा बढ़ेगी, तो यहां पर जो पिक्चर होती है, दो बल आते हैं। कौन से बल, अपकेंद्रीय बल, ठीक, और अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल, ये दो बल। इस पे थोड़ा सा फोकस करना, बस यहीं पे पिक्चर। ठीक, यहां पिक्चर जो है बिल्कुल सिंपल है। अब भी मैं बस पृथ्वी की उत्पत्ति करने वाला हूं, थोड़ा सा समझ लो। तो निहारिका बनी थी, निहारिका तेज घूमने लगी, और जैसे तेज घूमी तो स्वाभाविक है ऊष्मा में वृद्धि होगी, और ऊष्मा में वृद्धि हुई, और ऊष्मा में वृद्धि होने के चलते ये तेज घूम रही थी, ये तेज घूम रही थी।
अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल, थोड़ा सा मीनिंग समझ लो यहां पर, ठीक। अपकेंद्रीय बल मतलब यदि कोई चीज कहीं घूम रही है तो वो अपने केंद्र से दूर जाने लगे, केंद्र से दूर जाने लगे, घूमते घूमते अपने केंद्र से दूर चले जाए, ठीक, दैट्स कॉल्ड अपकेंद्रीय बल, ठीक। और सुनना, अभिकेंद्रीय बल मतलब जहां पे यदि कोई चीज घूम रही है और उसके केंद्र से जो उसको घुमा रहा है उस पर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल। बस, तो जैसे किसी निहारिका में अभिकेंद्रीय बल में वृद्धि होती है, किसमें, अपकेंद्रीय बल में क्या होती है, वृद्धि होती है, किसकी अपेक्षाकृत, अभिकेंद्रीय बल, मतलब अभिकेंद्रीय बल कम होता है और अपकेंद्रीय बल में वृद्धि होती है, वो वाली कंडीशन बनती है, ठीक, समझ में आया। स्वाभाविक सी बात है, जब निहारिका तेज घूमेगी तो वो अपने केंद्र से क्या होगी, दूर भागेगी, वो दूर भागना क्या हो रहा है, अपकेंद्रीय बल, और जैसे अपकेंद्रीय बल में क्या हो रही है, यहां पर वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर जब अपकेंद्रीय बल में वृद्धि हो रही है तो क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना, धीरे धीरे बहुत सारे छल्ले, बहुत सारे क्या छल्ले इस निहारिका से क्या होते हैं, निकलने लगते हैं, निकलने लगते हैं, क्लियर है। अरे स्वाभाविक सी बात है, उष्मा में वृद्धि हुई, तेज घूम रही है, ठीक है, अपकेंद्रीय बल बढ़ गया तो इसी से क्या निकलने लगे, बहुत सारे छल्ले निकलने लगे, बहुत सारे छल्ले निकलने लगे, और यही छल्ले आगे चलकर ठंडे होकर काय में तब्दील हो गए, ग्रहों में तब्दील हो गए, और उन्हीं एक ग्रहों में से एक ग्रह हमारा पृथ्वी है जिसपे जीवन संभव है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में कांट की वायव्य राशि की जो परिसंकल्पना है, जो जर्मनी में 1755 में दी थी, वो कुछ इस प्रकार है। बहुत प्यार से मैंने एक एक चीज बता दी है, ठीक है। अब इसी को हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर भाई साहब कांट ने लाके अपनी वायव्य राशि की परिसंकल्पना को सिद्ध कर दिया कि भैया ग्रह कैसे बने। अब बात आती है किसकी, लाप्लास की निहारिका परिसंकल्पना की। पक्का देखो, मैंने अब भी निहारिका बताया था, बस वहीं से लाप्लास ने कांट की जो परिसंकल्पना है इसमें संशोधन कर दिया। इस पे क्या कर दिया, संशोधन। और संशोधन कहां पे किया, आके जहां पे निहारिका बनी थी, बस वहीं से। तो फिर निहारिका से ही बात करूंगा मैं, क्लियर है। तो निहारिका कैसे बनी थी बताया था मैंने, ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में छोटे छोटे कण है, वही छोटे छोटे कण मिलकर बड़े कण बने, बड़े कण से मिलकर बहुत सारे बड़े कणों से मिलकर क्या बना, बताया था मैंने अभी जस्ट। बस वहीं से क्या हुआ, एक विशाल गैसीय पिंड का निर्माण हुआ जो निहारिका। तो उसी निहारिका पे डिपेंड करके अपनी एक थ्योरी दी, और कांट की यहां पर जो थ्योरम दी है इसी पे थोड़ा सा संशोधन किया, बस उसी पे बात करना है। तो वो किसकी हो जाएगी, लाप्लास की, निहारिका के बाद की लाप्लास की, और बाकी पूरी पूरी कांट की तो है ही है, क्लियर है। आइए आगे देखते हैं, मिटा रहा हूं, ठीक। तो भाई संशोधन करा किसने, अपना भाई कौन, लाप्लास। अब लाप्लास जी आए, ठीक, उनने बोले वही हमारी निहारिका पूरी कहानी वही हुई। यहां पर सिर्फ चेंज क्या हुआ कि इन्होंने बोले कि निहारिका में क्या हुआ, घूर्णन तेज गति से होने लगा। अब तेज गति से घूर्णन होगा तो क्या होगी, ऊष्मा उत्सर्जित होगी, अब भी बताया था यही वाली बात। लेकिन यहां पर जो हुआ अपकेंद्रीय बल, यहां पर भी अपकेंद्रीय बल ही बढ़ा, अपकेंद्रीय बल बढ़ा, लेकिन किससे बढ़ा, वहां के गुरुत्वाकर्षण से, गुरुत्वाकर्षण से। अब एग्जैक्टली क्या हुआ, तो निहारिका में क्या हुई, अपकेंद्रीय बल में क्या हुई, वृद्धि हुई। जो वृद्धि किसके समक्ष ज्यादा थी, गुरुत्वाकर्षण, वहां के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्यादा थी। और ऐसा ज्यादा होने के कारण निहारिका से एक छल्ला निकला। कितने छल्ला निकला, एक छल्ला। वहां बहुत सारे छल्ले निकल रहे थे, यहां एक छल्ला निकला, और इसी एक छल्ले से अन्य छल्ले निकले, और यही जो अन्य छल्ले निकले आगे चलकर ग्रहों में तब्दील हो गए, और आगे चलकर यही ग्रह बन गए, और उन्हीं ग्रहों में से एक ग्रह हमारा पृथ्वी भी है, क्लियर है। ये इस टाइप की परिसंकल्पना थी, यहां से निहारिका से लेकर यहां तक के लाप्लास ने जो हल्का सा संशोधन किया, वो सिर्फ संशोधन इतना था कि कांट कह रहे थे कि भैया निहारिका से बहुत सारे छल्ले निकले और वही आगे जाके ग्रह बन गए, और यहां पर लाप्लास ने बोले कि भैया निहारिका से एक छल्ला निकला और उसी छल्ले से बहुत सारे छल्ले निकले और वो ग्रह बन गए। ये दोनों में डिफरेंस है,
क्लियर? बहुत जम की क्लियर हुआ होगा, मजाक नहीं कर रहा। ठीक, अब थोड़ा सा और आगे चल के रॉस आए फ्रांस के, उन्होंने भी अपनी कुछ थोड़ी सी थ्योरम दी, लेकिन वो इतनी मान्यता प्राप्त नहीं है, तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट में थी कांट और लाप्लास की, और यहां तक के तो याद हो ही गया होगा, कांट की वायव्य राशि और लाप्लास की न्याहारिका परिसंकल्पना। ओके, अब मैं आगे बात करने वाला हूं। अभी तक मैंने अद्वैतवादी जो कि किसी एक पर ही डिपेंड चल रही थी, ठीक है, अब मैं द्वैतवादी परिसंकल्पना पे चर्चा और बात करने वाला हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, यहां तक के समझ में आ गया है ना? अब आगे बात करते हैं, क्लियर? तो चैम्बरलिन से स्टार्ट करेंगे अब हम इसको। अब अभी तक मैंने जो बात किया था अद्वैतवादी में किसी एक चीज पर बात थी, एक पदार्थ, यहां पर एक से अधिक है, द्वैत, ठीक है। तो मोस्टली द्वैत लिखा जरूर है यहां पर दो, मतलब यहां कहा जा रहा है कि जो पृथ्वी और अन्य चीजों की उत्पत्ति है वो किसी दो पदार्थ वस्तु से हुई है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझते, इस कॉन्सेप्ट को बताने, और विभिन्न विद्वानों में से 5 विद्वान मोस्ट इंपोर्टेंट जो चलते हैं, चैम्बरलिन व मोल्टन का ग्रहणु सिद्धांत 1905 में दिया, ठीक है। जेम्स जीन्स 1919 और जेफरीज 1921 में ज्वारीय उद्भेदन का सिद्धांत दिया इन्होंने। रसेल का द्वैतारक परिसंकल्पना, ठीक है। फेड होयसल व लिटिलसन की अभिनव तारा परिसंकल्पना, ठीक है। और आटो सिम्ड की अंतर तारा धूल परिसंकल्पना 1943। तो ये इस टाइप से 5 लोगों ने द्वैतवादी, वर्तमान आधुनिक द्वैतवादी परिसंकल्पनाएं दी पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंध में, और इसी का विकास बताया, और हम तो पढ़ ही रहे हैं परिसंकल्पनाएं, क्लियर? तो आगे स्टार्ट करते हैं हम यहां पर। तो भाई यहां पर जो बात की गई है, ठीक है, किसकी बात की गई है? दो। तो पहले तो द्वैतवादी को समझ ले हम, क्या समझ ले? कि एक से नहीं, किससे हुआ है? दो पदार्थों के कारण हुआ है। अब वो दो पदार्थ क्या हो सकते हैं, दो वस्तु क्या हो सकती है, उस पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। तो चैम्बरलिन ने 1905 में, चैम्बरलिन व मोल्टन ने 1905 में एक सिद्धांत दिया। वो काय का सिद्धांत दिया? ग्रहणों का सिद्धांत दिया। और ग्रहणों का सिद्धांत देकर उन्होंने क्या बताया कि दो विशाल तारे, तो एक सूर्य और एक क्या समझ लो, विशाल तारा। तो सूर्य और विशाल तारा, अब इन्हीं में से क्या हुआ, विशाल तारा जब सूर्य के नजदीक गया, अब ये चक्कर तो लगा रहे हैं, तो जो विशाल तारा सूर्य की क्या हुआ, नजदीक गया, तो जैसे ही विशाल तारा सूर्य के नजदीक गया, ठीक, ये बना लो सूर्य, ये बना लो हमने तारा, तो ये विशाल तारा सूर्य के क्या गया, नजदीक गया। तो नजदीक जाने से क्या हुआ, सूर्य के आसपास की परतें क्या हुई, एक प्रकार से समझ सकते हैं हम, झड़ने लगी, ठीक है। तो जैसे ही निकट पहुंचे तो सूर्य के कुछ कण क्या होने लगे, परत से अलग होने लगे। और यही जो है परत, ये जो सूर्य की परत है, तो ये परत क्या होने लगी, सूर्य से थोड़ी बहुत अलग होने लगी। और अलग होने के उपरांत कुछ समय बाद ठंडे होकर ये काय में तब्दील हो गए, ग्रह व, ठीक है, पृथ्वी। तो पृथ्वी और ग्रहों का निर्माण जो कि चैम्बरलिन की मोल्टन ग्रहणु, तो ये जो सूर्य से परतें अलग होके बन रही थी, इसी को क्या कहा गया, ग्रहणु। ग्रहणु शब्द किससे संबंधित, मतलब किस चीज से ले रहा है, इससे ले रहा है, वो क्लियर है। तो ग्रहणु संकल्पना किसकी थी, चैम्बरलिन व मोल्टन की 1905 में दी। और उन्होंने ऐसा बताया कि दो विशाल तारे, तो सूर्य भी एक तारा है, तो ये इसके नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ, क्लियर। ऐसा होने के उपरांत जो संकल्पना बनी वो क्या बनी, ग्रहणु संकल्पना। तो ग्रहणु संकल्पना किसकी हो गई, इसकी, क्लियर है यहाँ पे। अब इसी के बाद बात करते हैं, और ऐसे ही करके क्या बन गए, ग्रह व पृथ्वी का निर्माण हो गया, क्लियर है। तो ये ग्रहणु परिसंकल्पना किसकी हो गई, हमारी चैम्बरलिन की हो गई। अब इसी के बाद बात करते हैं जेम्स जीन व जेफरीज। तो जेम्स जीन ने 1919 में दिया और ये 1921 में, लेकिन दोनों ने परिसंकल्पना दी कैसी, ज्वारीय उद्भेदन की। किसकी दी, ज्वारीय उद्भेदन की। अब एग्जैक्टली हुआ क्या, और ये जो परिसंकल्पना है इसको पर्याप्त समर्थन भी प्राप्त है, ऐसा हुआ है, ठीक। तो इस प्रकार का इसको समर्थन भी दिया जाता है। अब एग्जैक्टली हुआ क्या, देखना, ये सूर्य था, ये एक तारा है, ठीक। तो तारा चक्कर मार रहा है, ठीक है। तो सूर्य के पास जैसे ही पहुंचता है तारा, सूर्य के पास जैसे ही पहुंचता है, ठीक है। सबसे पहले मैं जेम्स जीन्स की बात कर रहा हूं। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट बताया वो क्या बताया है कि तुम्हारा जो सूर्य है और एक तारा है, हो गई दो चीज, दो पदार्थ हो गए हमारे पास। कौन कौन से, एक तारा ये हो गया और सूर्य हो गया। तो सूर्य है ही हमारे पास, तो सूर्य को सूर्य बोलूंगा मैं, और एक एक्स्ट्रा के लिए तारा हो गया। तो ये तारा जैसे ही सूर्य के पास पहुंचता है, वैसे ही क्या होता है, एक
जो सूर्य होता है उसमें से एक फिलामेंट का निर्माण होता है। एक क्या बनता है, फिलामेंट का निर्माण होता है। और ये फिलामेंट क्या होता है, ये जैसे ही इसके नजदीक यहां पहुंचता है तो जिसके कारण सूर्य से एक फिलामेंट का निर्माण होता है। फिलामेंट बोले तो तंतु, ठीक है, फिलामेंट। और ये जो फिलामेंट है, ये जो तंतु है, इसका निर्माण होता है, ये इससे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और अलग होने के बाद इसकी क्या आजू बाजू क्या करने लगता है, ये परिक्रमा करने लगता है, किसके, सूर्य के। तो जो फिलामेंट किसी एक तारे विशेष के पहुंचने के कारण सूर्य से अलग हो जाता है और वो फिलामेंट सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है, और उसी फिलामेंट जो वो फिलामेंट है वो ठंडा होकर कई टुकड़ों में क्या हो जाता है, कुछ समय उपरांत विभक्त हो जाता है। और वही फिलामेंट से जो बना हुआ है वो क्या है, ग्रह और पृथ्वी उसी फिलामेंट से निर्मित हुई है। ठीक, ये ऐसा कहा था जेम्स जीन्स ने। किसने कहा था, जेम्स जीन्स ने। ठीक, इसी के बाद जेफरीज ने 1921 में बताया कि भैया एक तारा नहीं, तारे दो। तारे कितने हैं, दो हैं। तारे कितने हैं, दो। तो कॉन्सेप्ट पूरा की पूरा वैसे ही रखा और क्या बताया, एक और तारा है और यहां पर सूर्य से फिलामेंट कैसा निकलता है, ये तारा दूसरा तारा जो है आपस में टकराने के कारण क्या होती है, एक फिलामेंट की उत्पत्ति होती है। और ये फिलामेंट क्या करने लगता है, सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है। फिर कुछ समय बाद वो फिलामेंट ठंडा होकर कई टुकड़ों में विभक्त होता है और वही बड़े पिंड जो हैं आगे चलकर ग्रह, उपग्रह, जिसमें से एक पृथ्वी भी है, मैंने बता चुका हूं, का निर्माण होता है। ठीक, अब यह परिसंकल्पना मैंने बोला सबसे ज्यादा डिमांड पर क्यों है, तो जो समस्त ग्रह उपग्रह बने हुए हैं ना, तो उनका क्रम है, जो आकार है, ठीक है, और उनकी जो संरचना है, ठीक है, उस पर पूरा पूरा वर्क करता है, इसलिए ये प्रमाणित है और ज्यादा माना गया है। तो इन दोनों ने अपनी अपनी परिसंकल्पना दी थी। तो इसने 2 पे दिया था, इसने 3 पे दिया था। मैंने बताया कैसे, एक तारा, 2 तारा और ये सूर्य, ये 3 इसकी हो गई और ये दोनों वाली सिर्फ किसकी हो गई, इसकी हो गई। क्या क्लियर है? तो ज्वारीय उद्भेदन कैसे हो रहा था, ज्वारीय उद्भेदन की परिसंकल्पनाएं किनकी थी, इनकी थी। कैसे हो रहा था, पास पहुंचने के कारण। यदि तारा किसी सूर्य के पास पहुंच रहा है या तारा तारे में टक्कर होने के उपरांत यही फिलामेंट का जन्म हो जा रहा है और वो फिलामेंट सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दे रहा है। क्लियर है? तो ये हो गए चैम्बरलिन और जेम्स जीन्स और जेफरीज। क्लियर है यहां तक कहानी? अब आगे बढ़ते हैं रसेल का द्वैतारक परियोजना। ठीक, परियोजना बोल रहा, सॉरी, परिसंकल्पना। तो आपका जो अब अगला वाला व्यक्ति है रसेल। रसेल कहां के भाई, अमेरिका के, यूएसए के। तो रसेल अमेरिका के, इनने क्या दिए, द्वैतारक परियोजना। ठीक, तो द्वैतारक परिसंकल्पना जो दी है वो क्या दी है देखना। तो द्वैतारक से तात्पर्य यहां पर क्या है, यहां पर फिर सूर्य है। सूर्य के अतिरिक्त 2 तारे हैं। सूर्य के अतिरिक्त क्या है, 2 तारे हैं। क्लियर? मैं किसकी पढ़ा रहा हूं, रसेल की द्वैतारक परिसंकल्पना। पिक्चर क्लियर है? अब देखना क्या होता है। तो एक तारा ये है, एक तारा वो है। क्लियर? ये तारा ऐसा घूम रहा है, ठीक, ये तारा ऐसा घूम रहा है, ठीक है, ये उसकी परिसंकल्पना है। ठीक, तो 2 तारे हैं सूर्य के अतिरिक्त, इनकी परिसंकल्पना ही है, अपन क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, दोनों विपरीत दिशा में क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। तो सूर्य तो अपनी जगह है ही, ये ऐसी परिक्रमा करता है और ये ऐसी परिक्रमा। तो ये दोनों कैसी परिक्रमा कर रहे हैं भाई, विपरीत। ठीक, तो विपरीत परिक्रमा तो कर रहे हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, जब एकदम से आमने सामने आ जाते हैं, आमने सामने एकदम पास पास, तो जब ये पास आते हैं, जैसे ये पास आते हैं और इनके पास आने के कारण क्या होता है, इन दोनों में से कोई एक क्या है, विशाल है। इन दोनों में से कोई एक क्या है, विशाल है। तो मैं इसको क्या मान ले रहा हूं, विशाल, और इसको मैं मान ले रहा हूं नॉर्मल। तो एक विशाल था और एक नॉर्मल था। अब जो विशाल होगा, स्वाभाविक सी बात है, उसमें कौन कौन से बल अधिक होंगे, उसका खुद का गुरुत्वाकर्षण बल, स्वाभाविक सी बात है। इसकी नॉर्मल की अपेक्षाकृत जो ज्यादा विशाल है उसका क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा। ज्वारीय बल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो स्वाभाविक बात है, जो विशाल तारा है उसमें गुरुत्वाकर्षण और ज्वारीय बल क्या हो गया, अधिक हो गया, जिसके कारण ये क्या करता है, इस नॉर्मल तारे का कुछ पदार्थ को क्या करता है, आकर्षित करता है। क्या करता है, आकर्षित करता है। और यही कुछ पदार्थ इसके आकर्षण से इसके राउंड मारने लगते हैं। मैं तारे का नहीं बोल रहा, इससे निकले कुछ पदार्थ
घिंच जाते हैं इस ओर, गुरुत्वाकर्षण और ज्वारीय शक्ति के कारण घिंच जाते हैं और इस तारे की क्या करने लगते हैं, परिक्रमा करने लगते हैं। और ये कुछ समय उपरांत जो पदार्थ जो गर्म होके ठंडे हो जाते हैं, उसके कुछ समय उपरांत जैसे ये ठंडे होके कुछ टुकड़ों में विभक्त होते हैं और यही पदार्थ जो है आगे चलकर यहां पर जो इस तारे के चक्कर मार रहे थे, यही आगे चलकर ग्रह व उपग्रह में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये रसेल ने द्वैतारक परिसंकल्पना दी, सूर्य के अतिरिक्त रखते हुए किन्हीं अलग तारे की बात करते हुए ऐसी बातों पे विचार किया। क्लियर है यहाँ पे? ठीक, तो ये इनकी परिसंकल्पना थी। क्लियर? कॉपी पेन लेके बैठे हो तो दो चीज में बोल रहा हूं, उसको एक बार फीड कर ले, 2 बार रिवीजन मारेंगे, फिक्स हो जाएगा माइंड में। आगे बढ़े। ये पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि पृथ्वी पे हम रह रहे हैं, ग्रह है, एकमात्र जीवांत ग्रह है, इसलिए पढ़ना जरूरी है, पता होना चाहिए। नॉलेज तो जितना मिले उतना कम है। क्लियर? ठीक, आगे बढ़ो। फेडहोइसल व लिटिलसन का अभिनव तारा सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? अभिनव तारा सिद्धांत। 1939 में अभिनव तारा सिद्धांत किसने दिया? फेडहोइसल व लिटिलसन ने। क्लियर? अब इन पे बात करते हैं। क्या हुआ? इनने बोले भैया 3 तारे। कितने तारे? 3 तारों की बात करें। कितने तारों की बात करें? देखो आगे बढ़ते जा रहे, धीरे धीरे परिसंकल्पना चेंज हो रही है। तो 3 तारों से हुई है ग्रह की उत्पत्ति। ग्रह की उत्पत्ति किससे बता रहे हैं? 3 तारों से बता रहे हैं। ग्रह में पृथ्वी भी हमारा एक ग्रह है। क्या करें? बाकी कोई ग्रह थोड़ी पढ़ोगे, जहां पे जीवन है वही पढ़ेंगे। जीवन का पृथ्वी पे हम रह रहे हैं, इसलिए हमको पृथ्वी पे पढ़ना तो पड़ेगा। हाँ, तो आगे बढ़ो। तो अल्टीमेटली जो 3 तारे हैं, एक सूर्य, ये 2 तारे, ये सूर्य, पक्का। तो इसमें से जो सूर्य का एक साथी तारा, ठीक, और ये एक अलग तारा, तो साथी तारा। तो साथी तारे में क्या हुआ? विस्फोट। साथी तारे में क्या होता है? विस्फोट। और जैसे ही साथी तारे में क्या होता है? विस्फोट होता है। तो विस्फोट होने के बाद क्या होगा इस तारे से? धूल के कण, गैस आदि सब क्या होंगे? निकल के बिखरेंगे। और जैसे ये बिखरते हैं और बिखरने के बाद किसके चक्कर मारने लगते हैं? सूर्य के। सूर्य के क्या मारने लगते हैं? चक्कर मारने लगते हैं। और जो सूर्य के चक्कर मारते मारते कुछ समय बाद बताया गया कि भैया ये जो चक्कर मार रहे हैं सूर्य के, यही क्या है? ग्रह और उपग्रह हैं। क्लियर है? तो कुछ समय बाद ये बताया कि वो ग्रहों में से फिर धीरे धीरे करके जो कुछ कण अलग हुए वो ग्रह उपग्रह बन गए। वो उनके भी चक्कर मार रहे हैं और सूर्य के भी मार रहे हैं। पिक्चर क्लियर है? फेडहोइसल व लिटिलसन 1939 अभिनव तारा सिद्धांत। ठीक है, अब लास्ट कौन बचा हमारा? ऑटो सिम्ड का आंतरिक धूल सिद्धांत। ऑटो सिम्ड का आंतरिक धूल सिद्धांत। यहां तक की पिक्चर क्लियर हो गई है? ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हुए चल रहा हूं मैं बिल्कुल साथ में। ठीक, तो ऑटो सिम्ड वाली पिक्चर जो थी 1943 में रिलीज हुई। कब रिलीज हुई? 1943 में। ऑटो सिम्ड ने बताया अंतर तारक धूल सिद्धांत। अंतर तारक धूल सिद्धांत मतलब सूर्य है, इनकी थोड़ी अलग ही है, और आकाश गंगा। सूर्य और आकाश गंगा, शुरू के चैप्टर पढ़े होगे, एकदम फट से क्लियर हो जाएगा ये, है ना। तो सूर्य और आकाश गंगा है। तो जैसे ही सूर्य आकाश गंगा के क्या पहुंचता है? निकट पहुंचता है। जैसे ही सूर्य आकाश गंगा के क्या पहुंचता है? निकट पहुंचता है। तो यहां पे क्या होता है? आकाश गंगा में विभिन्न प्रकार की क्या है? धूल, गैस, सभी चीज है। तो ये सूर्य निकट पहुंचता है तो ये सूर्य क्या करता है? इनको आकर्षित कर लेता है और इनके सूर्य के आकर्षण से क्या हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। तो यही कण क्या हो जाते हैं? जो धूल और गैस है, इनके कण क्या होते हैं? धीरे से संगठित होते हैं और संगठित होने के उपरांत सूर्य की क्या करने लगते हैं? परिक्रमा करने लगते हैं। और सूर्य की ये जो परिक्रमा होती है, ठीक है, जो लोग कर रहे हैं, ये संगठित धूल के कण, यही क्या बन जाते हैं? आगे ग्रह, उपग्रह, है ना। तो यहां तक का कॉन्सेप्ट था किसका? हमारा पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में ऑटो सिम्ड ने जो आंतरिक धूल सिद्धांत दिया कि कैसे सूर्य ने आकाश गंगा पे पहुंचकर, पास में पहुंचकर धूल व गैसों को कैसे अट्रैक्ट किया और उनको अपने चारों ओर घुमाया, और इन्हीं को क्या बताया गया कि यही ग्रह हैं, यही ग्रह हैं। ये परिसंकल्पनाएं थे। द्वैतवादी परिसंकल्पना 5, अद्वैतवादी में मैंने 3 बताई और आरंभिक की ये मैंने बताया था। तो यहां तक के आके हमारा ये चैप्टर जो था, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर उत्पत्ति, विकास और परिसंकल्पना, मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद जो चैप्टर अब हम पढ़ने वाले हैं, पृथ्वी पे उतरेंगे हम,
तो पृथ्वी पे उतरने के पूर्व भी हम पृथ्वी के थोड़ा सा इतिहास रहेगा तो वो उतना इंपॉर्टेंट, उसमें से भी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं वो भी वीडियो लेके आऊंगा। इसके बाद का वो रहेगा और उसके बाद पृथ्वी पे आ जाएंगे हम कि पृथ्वी जो है उसमें किस प्रकार से जीवन है ना। तो पृथ्वी जो है पूरी की पूरी कैसे निर्मित है, स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है, ठीक है। तो ये स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल मिलकर क्या बनता है, यहाँ पर जैव मंडल का निर्माण होता है। इन तीनों चीजों के कारण ही पृथ्वी पर क्या है, जीवन संभव है। तो आगे की कहानी पिक्चर इसी के ऊपर बेस्ड रहेगी। तो हम स्थल मंडल से स्टार्ट लेंगे, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से स्टार्ट करेंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या है, फिर चट्टान, है ना, कि पृथ्वी के आंतरिक और कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं, ठीक है, भूकंप, ज्वालामुखी, उद्भेदन, तो ये पूरा डिटेल्ड पढ़ेंगे। तो कैसा लगा अभी तक का वीडियो? अभी तक पढ़ने के लिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और आप लोगों की तरफ से मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। बस आप सभी लोगों के साथ इसे शेयर करते जाएं और ऐसे ही पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।